Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So vocabulary का सेट 5 यहाँ पर भी वंस अगेन हम डिस्कस करेंगे 10 वर्ड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स लाइक CDS, NDA एंड FCAT 1 2026 के लिए, राइट। और ये वर्ड्स मैंने पहले ही बता दिए हैं जो आपके काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, इस टाइप के वर्ड्स जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ऐसे वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग, देन सिनोनिम्स, देन इंटोनियम्स और फिर हम आते हैं यूसेज पे, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ कैसे करना है एक सेंटेंस में, है ना। ये वाला वैसे एक आपका सेक्शन जो है CDS NDA में ऑलरेडी ऐड हो गया है। आपसे यूसेज पूछते हैं कि किस तरीके से वर्ड को यूज़ करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। अगर आपका कोई सजेशन है या आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो की या सारी वीडियोस जो भी यहाँ पर इस यूट्यूब पर चैनल पर आ रही हैं, उन सब की PDF आपको मिलेंगी कहाँ? डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो ये वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ से आपको मिल जाएगी PDF इस वीडियो की, है ना। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। ओके, सो पहला वर्ड हमारा है इम्ब्रोग्लियो। सो द वर्ड इज, इसे चेंज करता हूं। हाँ, सो पहला वर्ड है हमारा इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो एक नाउन होती है, नाउन होता है। मीनिंग क्या होती है? अ कॉम्प्लिकेटेड और एम्बैरसिंग सिचुएशन। अब कई बार क्या होता है, आप पब्लिक में जाओ, आपसे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जो कि काफ़ी एम्बैरसिंग है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इन द सेंस कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे, है ना। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं ना, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है कि क्या क्या हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमारा एम्बैरसिंग तो होती है और साथ में समझ नहीं आता कि यार पर कैसे रिएक्ट किया जाए या क्या अगला हमारा कदम हो, है ना। तो उसे बोलते हैं कि ये एक इम्ब्रोग्लियो हो गया है ना। वो एक एक्शन हो गया है लेकिन उस एक्शन को हम नाम देंगे इम्ब्रोग्लियो हो गया है। जैसे के लिए मेस बोल सकते हैं या फिर इंटैंगलमेंट बोल सकते हैं। अब इंटैंगलमेंट आपका किससे आया है? ये आता है जैसे के लिए स्टेट ऑफ बीइंग इंटैंगल्ड। आप वहां पर जाके फंस जाते हो, किसी भी सिचुएशन में आप फंस गए हो, मतलब ये इंटैंगलमेंट हो गया है। नेक्स्ट आपका आता है क्वांड्री। अब क्वांड्री क्या होता है? क्वांड्री होती है एक टाइप की सिचुएशन जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही डिफिकल्ट सी सिचुएशन होती है और आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि यार करें क्या। तो वो होती है क्वांड्री, है ना। तो ये सारे आपके यही हो गए ना, सिनोनिम्स हो गए, इम्ब्रोग्लियो, मेस, इंटैंगलमेंट और क्वांड्री। अगर हम एंटोनियम्स की बात करें तो डेफिनेटली आपका क्लैरिटी आ जाएगा, है ना। क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी होती है जैसे कि लिए किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी एम्बिवलेंस ना रहना, है ना, कोई भी कंफ्यूजन ना रहना, तो उसे क्लैरिटी बोलेंगे। फिर आपका आता है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन देखो बहुत बार पास किए जाते हैं ना, मतलब वहां पर वो लोग एकदम फर्म होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं। तो रेजोल्यूशन का मतलब ही होता है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग फर्म एंड डिटर्मिन्ड, मतलब एक दृढ़ निश्चय ले लिया गया है, अब इधर उधर चीजें डगमगाने वाली नहीं है ना। तो क्लैरिटी हो गई ना, इसका मतलब भी हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा देखा इम्ब्रोग्लियो दैट इज अ नाउन और मीनिंग होती है अ कॉम्प्लिकेटेड और एम्बैरसिंग सिचुएशन। सिनोनिम्स हो सकते हैं आपके मिस, इंटैंगलमेंट और क्वांड्री। एंटोनियम्स की बात करें तो क्लैरिटी और रेजोल्यूशन। यूज कैसे करोगे? यूज करेंगे द पॉलिटिकल पॉलिटिकल इम्ब्रोग्लियो डिपेंड आफ्टर द लीक्ड डॉक्यूमेंट्स। अब कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लीक हो गए। अब लीक होने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल इम्ब्रोग्लियो हो गया है। जो भी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं उन्हें, उनके लिए एम्बैरेसिंग है पहली बात तो, है ना, कि जो भी उनके जो काले चिट्ठे हैं वो बाहर आ गए, एम्बैरेसिंग है। दूसरा, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करें, है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है, राइट। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे इम्ब्रोग्लियो को। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का क्या है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा विट्रियोलिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विट्रियोलिक, दैट इज अगेन एन एडजेक्टिव। चलो, इम्ब्रोग्लियो तो वैसे नाउन था, विट्रियोलिक हमारा होता है एडजेक्टिव। अब इसकी मीनिंग क्या होती है? हार्श, बिटर और शार्पली क्रिटिकल। वैसे तो विट्रियोलिक जो है ना, इसको आप यूज़ करते हो किसी भी लैंग्वेज के लिए, है ना। आप यूज़ कर सकते हो जब कोई लैंग्वेज हो, कमेंट हो, है ना, कमेंट हो सकती है, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई राइटिंग हो सकती है, जैसे के लिए कोई बुक लिखी गई या आर्टिकल लिखा गया, ठीक है।
अब वो क्या है, वो जो लैंग्वेज आपने यूज़ करी, जो भी आपने कमेंट करी किसी पे या आपने कुछ भी लिखा, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा हार्श है, बिटर है, शार्पली क्रिटिकल है, बहुत ज़ोर से क्रिटिसाइज करता है ना, है ना, और फुल ऑफ हैट्रेड या फिर एंगर है। जब काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, तो उसे बोलते हैं विट्रियोलिक, है ना, उसे बोलते हैं विट्रियोलिक। जैसे के लिए आप सिनोनिम्स की बात करें तो स्कैदिंग हो सकता है या स्पाइटफुल हो सकता है। अगेन थोड़ा सा आपके जहरीला से रिलेटेड है ना, जैसे के लिए जहर होता है उसी से रिलेटेड है, पॉइजन है ना, तो उससे रिलेटेड है। आपका स्केदिंग, देखो ये वाला वर्ड आपका काफ़ी न्यूज़ में रहता है, कई बार होता है जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जब किसी की फटकार लगाती है, ठीक है, तो बोलते हैं कि उन्होंने स्केदिंग रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्केदिंग रिमार्क्स दिए, काफ़ी मतलब हार्श, काफ़ी शार्पली क्रिटिकल रिमार्क्स दिए, है ना। फिर हम एंटोनियम्स की बात करें तो फिर आप पोलाइट बोल सकते हो और जेंटल बोल सकते हो, है ना। यूज कैसे करेंगे, द डिबेट टर्न्ड विट्रियोलिक विद इन मिनट्स, मतलब कि कुछ ही टाइम हुआ था, कुछ ही मिनट्स हुए थे डिबेट होते हुए और वो विट्रियोलिक हो गई। विट्रियोलिक मतलब एक दूसरे को लाइक भाई काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलने लगे, है ना, काफ़ी बिटर था, हार्श था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने लग गए लोग, फुल ऑफ हैट्रेड और एंगर हो गए, जैसे आजकल देखते हो हम, कई बार मीडिया पे देखते हैं, है ना, लोग हो जाते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, नेक्स्ट वर्ड है इनिक्विटस। ओके, द वर्ड इज इनिक्विटस। अब इनिक्विटस की मीनिंग क्या होती है, पहली बात तो इनिक्विटस आपका होता है एक एडजेक्टिव, है ना, इसके पीछे आप एक नाउन को लगाओगे। और इनिक्विटस की मीनिंग क्या होती है, समथिंग विच इज ग्रॉसली अनफेयर और इमोरल। जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनफेयर होती है और इमोरल होती है, मोरली इनकरेक्ट होती है, मोरली रॉन्ग होती है, और फेयर बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब, है ना, काफ़ी फेवरेटिज्म हो और काफ़ी ज़्यादा इमोरल हो, तो उसे आप बोल सकते हो। जैसे के लिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो वैसे लगाई है, समझाने की कोशिश करी है मैंने कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, जैसे पहले राजा लोग करते थे, काफ़ी इनिक्विटस प्रैक्टिसेस होती थी, है ना, काफ़ी अनजस्ट थी। मान लिया जैसे कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन की, इन लोगों को इस तरीके से करना है ना, बाकी लोग आएंगे वो खड़े रहेंगे, इन लोगों को इस तरीके से सजदा करना है या प्रेयर करनी है ना, ये चीज़ बोल सकते थे। तो ये क्या होगा, इनिक्विटस प्रैक्टिसेस हो जाएंगी, है ना, ये अनजस्ट है, ये विकेड है ना। अगर हम एंटोनियम्स की बात करें तो फिर हम राइचियस बोल सकते हैं या फिर हम फेयर बोल सकते हैं, है ना। यूज कैसे करेंगे, यूज हम करेंगे, अब राइचियस या फेयर समझते हो, राइचियस मतलब कोई चीज़ बहुत ही न्यायप्रिय है ना, फेयर जो एकदम फेयर है, एक दूसरे को एकदम सबको बराबर की दृष्टि से देख रहे हैं, तो फेयर हो गया। यूज कैसे करेंगे, द इनिक्विटस प्रैक्टिस वॉज कंडेम्ड बाई एक्टिविस्ट। अब कुछ एक्टिविस्ट होंगे, अब मान लिया कोई सोशल एक्टिविस्ट है, तो वो वहां पर जो भी कास्ट से या रिलीजन से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस देखेगा विच आर इनिक्विटस इन नेचर, देन ही इज गोइंग टू डेफिनेटली क्रिटिसाइज देम, है ना, कंडेम देम। कंडेम का मतलब क्या होता है, निंदा करना, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कन्फ्लैग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कन्फ्लैग्रेशन, एंड द वर्ड इज अ नाउन। देखो, कहीं पर भी टी आई ओ एन लगा हो लास्ट में तो ये पक्का अपने आप में एक नाउन हो जाता है, ठीक है, जैसे कि लिए आजकल सी डी एस एन डी ए में आने लग गए हैं क्वेश्चन, हाँ, आपने देखा होगा, तो फिर ये जो टी आई ओ एन कहीं पे लगा हो तो वो अपने आप में नाउन हो जाता है। अब ये कन्फ्लैग्रेशन होता क्या है, कन्फ्लैग्रेशन क्या होता है, एक लार्ज और डिस्ट्रक्टिव फायर होती है। जब फायर तो नॉर्मल होती है, ठीक है, जो आपने जलाई, जब कोई लार्ज और डिस्ट्रक्टिव फायर हो जाए, जैसे के लिए अभी कुछ टाइम पहले कैलिफोर्निया में लगी थी, है ना, कभी कभी उत्तराखंड में लग जाती है, और ऐसे ही बहुत से रीजन्स में जब ये फायर लग जाती है ना, वो कन्फ्लैग्रेशन होती है, राइट। इसे इसके सिनोनिम्स आप बोल कर सकते हो ब्लेज या फिर इन्फर्नो। अब इन्फर्नो का मतलब क्या होता है, इन्फर्नो भी एक लार्ज फायर होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि ये वर्ड आपका हेल के लिए यूज होता है, ठीक है, हेल आप समझते हो, हेल मतलब नर्क के लिए। अब नर्क को इसी से एसोसिएट करते हैं ना कि भाई कढ़ाई जल रही होगी, है ना, उसी में डाल दिया जाएगा, है ना। तो वही वाली बात है, तो इन्फर्नो आपका उसके लिए भी यूज कर लेते हैं कई बार, ठीक है। एंटोनियम्स की बात करें तो काम हो गया, है ना, एक्सटिंग्विशमेंट हो गया, एक्सटिंग्विश करते हैं ना, फायर जब लग जाती है तो उसे क्या करते हैं, एक्सटिंग्विश करते हैं, बुझाते हैं। और जिस चीज़ से बुझाते हैं वो आपका एक्सटिंग्विशर होता है, राइट। यूज कैसे करेंगे, यूज करेंगे द वेयर हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ मैसिव कन्फ्लैग्रेशन, राइट।
अब ये वेयर हाउस आपका क्या होता है, वही जहाँ पर चीज़ें स्टोर की जाती हैं, है ना, जहाँ पे गुड्स आपकी स्टोर की जाती हैं उसे आप वेयर हाउस बोलते हो। तो ये क्या हुआ, मैसिव कन्फ्लैग्रेशन से डिस्ट्रॉय हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज नेबुलस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज नेबुलस। नेबुलस इज अगेन एन एडजेक्टिव। दिस इज अगेन एन एडजेक्टिव एंड द मीनिंग इज वेग, अनक्लियर एंड नॉट वेरी वेल डिफाइंड। जब कोई चीज़ काफ़ी वेग होती है, ऑब्सक्योर होती है, अनक्लियर होती है ना, जिसे समझ पाना बड़ा मुश्किल होती है, ठीक है। वैसे तो नेबुला आपका ये होता है, ठीक है, एक ज्योग्राफी का टर्म है। और ये ऐसी सिचुएशन होती है जब चीज़ों को समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है ना, तो उसे बोलते हैं नेबुलस। एंड सिनोनिम्स की बात करें तो फिर इनडिस्टिंक्ट बोल सकते हो। अब देखो डिस्टिंक्ट आपका क्या है कि क्लियर सेपरेशन है, डिस्टिंक्ट है मतलब डिफरेंट है ना, तो आप समझ पा रहे हो कि चीज़ें डिफरेंट हैं। अब इनडिस्टिंक्ट बोलो मतलब कि दो जुड़वा भाई भाई हैं, ठीक है, अब वो क्या है, इनडिस्टिंक्ट है, समझ में नहीं आता है कि कौन है, कोई एक गोलू है एक मोलू है। अब कौन गोलू है कौन मोलू है पता ही नहीं चलता, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका फजी। फजी हो सकता है समथिंग विच इज नॉट वेरी क्लियर, है ना, फजी हो गया। एंटोनियम्स आपके क्लियर हो जाएंगे और डेफिनेट हो जाएगा, है ना। यूज कैसे करेंगे, हिज प्लान्स आर स्टिल नेबुलस एट दिस स्टेज। अब यहां पर आपने क्या करा है, आपने इसे एडजेक्टिव की तरह यूज किया है ना। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका इनस्यूपरेबल। ओके, द वर्ड इज इनस्यूपरेबल। इनस्यूपरेबल एक एडजेक्टिव होता है पहली बात तो, और मीनिंग क्या होती है, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू ओवरकम। इनसेपरेबल का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होती है कि जिसको समझ पाना, जिसको ओवरकम कर पाना काफ़ी मुश्किल हो, है ना। एक ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, बहुत ही डिफिकल्ट सी प्रॉब्लम होती है जिसको ओवरकम करना, है ना, काफ़ी मतलब काफ़ी क्या मतलब इम्पॉसिबल होता है, राइट। तो उसे आप इनसरमाउंटेबल बोल सकते हो या फिर अनबीटेबल बोल सकते हो, है ना। एंटोनियम्स की बात करें तो मैनेजेबल है, कोई चीज़ मैनेजेबल है ना, उसे मैनेज किया जा सकता है। कनकरेबल है, उसे कनकर किया जा सकता है मतलब जीता जा सकता है। लेकिन इनसुपरेबल जो होता है, इनसरमाउंटेबल जो होता है, अनबीटेबल या फिर अनमैनेजेबल या फिर अनकनकरेबल, इनको जीता नहीं जा सकता, है ना, इनको ओवरकम नहीं किया जा सकता, राइट। यूज कैसे करेंगे, दे फेस्ड व्हाट सीम्ड लाइक इनसुपरेबल चैलेंजेस, है ना, जो इनसुपरेबल चैलेंजेस लग रहे थे देखने में, है ना, उनको उन्होंने फेस किया, है ना। इसीलिए कहते हैं ना, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन, है ना। ये आपके लिए मोटिवेशन भी मैंने लगाया है यहाँ पर। सो इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल, अभी क्या है, एग्जाम क्लियर करना काफ़ी इम्पॉसिबल तो नहीं करूँ कहूँगा, लेकिन डिफिकल्ट तो बिल्कुल लग सकता है ना। कुछ को डिफिकल्ट लगता होगा, कुछ को इम्पॉसिबल भी लगता होगा, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है अनटिल इट इज डन, ठीक है। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल एक्चुअली। नेक्स्ट आपका वर्ड है क्विबल। नेक्स्ट वर्ड है क्विबल। अब ये देखो यार, नखरेबाज लोग जो होते हैं ना, वो करते हैं, काफ़ी नखरेबाज जो लोग होते हैं। और वैसे तो क्विबल आपका एक वर्ब होती है, ठीक है। मीनिंग क्या होती है, कंप्लेन अबाउट माइनर इशूज, जैसे कि लिए इस पिक्चर में देख पा रहे होगे। अब यहाँ पर ये कंप्लेन करेंगे, ये गिलास आधा क्यों लाई, ठीक है, या फिर इसमें क्या हुआ कि इसमें ये सॉस क्यों डाल दिया, ठीक है, वॉट एवर। तो इस टाइप के जो माइनर इश्यूज होते हैं, ट्रिवियल इश्यूज जो होते हैं, ट्रिवियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रिवियल समझते हो, ट्रिवियल जो आपका होता है तुच्छ, बड़े ही माइनर, बड़े ही छोटे से, है ना, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। सो कंप्लेन अबाउट माइनर इश्यूज और ट्रिवियल इश्यूज। सिनोनिम्स की बात करें तो निट पिक करना, निट पिक करना या फिर क्रिटिसाइज करना। अब क्रिटिसाइज करने में देखो दोनों चीज़ें आ जाती हैं, बड़ी चीज़ों के लिए अभी आप क्रिटिसाइज ही करते हो, छोटी चीज़ों के लिए अभी आप क्रिटिसाइज ही करते हो। लेकिन क्विबल का मतलब क्या होता है, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट माइनर इश्यूज, राइट। और एंटोनियम्स की बात करें तो फिर एक्सेप्ट हो सकता है या फिर एग्री हो सकता है ना। और फिर यूज करने के लिए देखो यहाँ पर मैं ज्ञान भी यही दूंगा आपको कि डोंट क्विबल ओवर ट्रिवियल डिटेल्स। जब छोटी मोटी तुच्छ चीज़ें होती हैं ना, बड़ी ही माइनर चीज़ें, उनके लिए क्विबल नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया, अब उसमें नखरेबाजी कर रहे हो कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, है ना। तो भाई कोई आपका सर्वेंट थोड़ी है, ठीक है, बना के दे दिया तो खा लो, नहीं तो खुद से बना लो, है ना। सो डोंट क्विबल ओवर ट्रिवियल डिटेल्स, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है वर्ड पोलेमिकल। नेक्स्ट वर्ड इज पोलेमिकल।
अब पोलेमिकल क्या होता है, ये भी आपका एक एडजेक्टिव होता है। पोलेमिकल एक एडजेक्टिव होता है, मीनिंग क्या होती है, स्ट्रांगली क्रिटिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव, राइट। स्ट्रांगली क्रिटिकल, जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो, बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो, तो उसे आप बोलते हो पोलेमिकल। वैसे एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं बोलूं, जब कोई एक इंसान काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है या कंट्रोवर्शियल ओपिनियन देता है ना किसी चीज या किसी इंसान के लिए, तो उसे बोलते हैं पोलेमिकल। जब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, जैसे के लिए यूज कैसे करेंगे अभी मैं देखता हूँ। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक्चुअली। सिनोनिम्स की बात करें तो कंट्रोवर्शियल हो गया, हॉस्टाइल हो गया, है ना। एंटोनिम्स की बात करें तो आपका न्यूट्रल हो गया, काम हो गया, राइट। और यूसेस कैसे करेंगे, हिज पोलेमिकल आर्टिकल्स अट्रैक्टेड बोथ प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। क्या होगा, हिज पोलेमिकल आर्टिकल्स अट्रैक्टेड बोथ प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। उसने जो भी पोलेमिकल आर्टिकल्स लिखे थे, जो जो भी उसने कंट्रोवर्शियल या फिर क्रिटिकल आर्टिकल लिखा था, ठीक है, उसने प्रेज भी मिली, ठीक है, जो सेम पॉइंट ऑफ व्यू के लोग होंगे, और क्रिटिसिज्म भी मिला जिनको बुरा लगा होगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, बिनाइटेड। ओके, द वर्ड इज बिनाइटेड। अब बिनाइटेड क्या होता है, बिनाइटेड यार आपका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैं कहूंगा। एक एडजेक्टिव होता है पहली बात तो, और मीनिंग क्या होती है, ये मीनिंग एक्चुअली होती है बिनाइटेड। अब कोई इंसान अगर बिनाइटेड है तो समझ सकते हो वो क्या है, वो एक स्टेट में है, एंड दैट स्टेट इज ऑफ मोरल इग्नोरेंस। जब मोरल इग्नोरेंस होता है ना, ये डार्कनेस मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इग्नोरेंस भी लिख सकते हो। इग्नोरेंस क्या होता है, अज्ञान, है ना, एक टाइप का अज्ञान। सो क्या होता है, एक मतलब कि आपके ऊपर एकदम अंधकार छाया हुआ है, आपको कुछ सही गलत का ध्यान ही नहीं है, आपको उसको समझ ही नहीं आ रहा कि यार सही क्या है ना। इन अ स्टेट ऑफ मोरल और इंटेलेक्चुअल डार्कनेस और इग्नोरेंस। जैसे के लिए आजकल ये पिताजी क्या कर रहे हैं, ये बच्चे के सामने ही कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, फोन चला रहे हैं, फोन पे कुछ और देख भी रहे हैं उल्टी सीधी चीजें। ये क्या है, ये एक स्टेट ऑफ मोरल इग्नोरेंस है, ठीक है, मोरल डार्कनेस है कि बच्चे को किस टाइप की शिक्षा आपको देनी चाहिए, लेकिन आप उस टाइप की शिक्षा या एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, राइट। तो क्या है, ये आपकी स्टेट हो गई, स्टेट ऑफ मोरल इग्नोरेंस और इंटेलेक्चुअल इग्नोरेंस और डार्कनेस, राइट। आप इग्नोरेंट बोल सकते हो, द पर्सन इज इग्नोरेंट, और द पर्सन इज अनइनलाइटेंड, है ना, अनइनलाइटेंड बोल सकते हो। एंटोनियम्स, इन्फॉर्म्ड होगा बंदा या फिर इनलाइटेंड होगा, है ना। आप इन्फॉर्म्ड हो, आप इनलाइटेंड हो, आपको सही गलत का ध्यान है, आपको सब कुछ समझ है प्रॉपर, है ना, देन यू आर नॉट बिनाइटेड, राइट। यूज कैसे करेंगे, द रिफॉर्म्स एम टू अपलिफ्ट बिनाइटेड कम्युनिटीज। द रिफॉर्म्स एम टू अपलिफ्ट बिनाइटेड कम्युनिटीज, है ना। तो जो भी बिनाइटेड कम्युनिटीज हैं, जो कि काफी मोरली और इंटेलेक्चुअली डार्कनेस की तरफ है ना कम्युनिटीज, उनके लिए ये जो रिफॉर्म्स हैं वो लाए गए हैं, है ना। नेक्स्ट वन, इंटरपोलेट। इंटरपोलेट इज अगेन अ वर्ब। इंटरपोलेट इज अ वर्ब एंड द मीनिंग इज इंसर्ट समथिंग। अब यहाँ पर जो समथिंग है ना, यूजुअली हम ये वर्ड एक्चुअली वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। यूजुअली ये वर्ड हम वर्ड्स के लिए यूज करते हैं, और किस तरीके से यूज करते हैं, मान लिया आपने एक पैराग्राफ देखा, ठीक है, एक पैराग्राफ देखा, और वहां पर क्या है, कोई टेक्स्ट है या पैराग्राफ है, आर्टिकल है, वहां पर जो वर्ड्स जो क्या करे जाते हैं, इंसर्ट कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं, या इन्फ्यूज कर दिए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि ये वर्ड्स इंटरपोलेट कर दिए गए हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को आपने इंटरपोलेट कर दिया उस पर्टिकुलर आर्टिकल में, है ना। यहाँ पर मैंने हालांकि ये फोटो लगाई है, अब ये क्या करते हो, यहाँ से इन्फ्यूज करते हैं, है ना, मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं इन्फ्यूज करना, ठीक है। तो एंटोनियम्स आपके रिमूव करना या ओमिट करना, है ना, हटा देना। लेकिन इंटरपोलेट का मतलब है ऐड कर देना, इन्फ्यूज कर देना, इंसर्ट कर देना, राइट। यूसेस कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा लाइंस वर इंटरपोलेटेड इनटू द रिपोर्ट। अब कोई भी रिपोर्ट देखी गई, उसमें एक कुछ एक्स्ट्रा लाइंस थी, वो इंटरपोलेट कर दी गई। उन्होंने बोला इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और चीजें ऐड करो, है ना। तो ये चीज है। चलो, तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स आज के, है ना, इस वीडियो के सेट नंबर 5 के। और लास्ट में वही वाली बात अगेन मैं दोहराऊंगा कि रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि वर्ड्स को अपना डेली कंपेनियन बनाओ। मैंने पहले भी बोला है कि आप जब भी वर्ड्स को, मतलब आपको याद अगर होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वर्ड्स को यूज़ करो।
इंग्लिश में बात करते हो इंग्लिश में यूज़ करो, या फिर अगर हिंदी में बात करते हो ना हिंदी में भी यूज़ करो। अब मैं यहाँ पर बात तो हिंदी में कर रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ यूज़ करो। इसी तरह से आप क्या कह सकते हो कि वर्ड्स को यहाँ पे इंटरपोलेट कर दिया गया है ना। बिल्कुल बोल सकते हैं, तो इस तरीके से आप बात बोल सकते हो, है ना। सो मीट देम ऑफन एंड यूज देम बोल्डली एंड वॉच देम स्टिक फॉरएवर, दे विल ऑलवेज रिमेन विद यू, दे विल ऑलवेज स्टे विद यू, है ना, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और अगेन, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो आप डेली क्लास टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलेगी आपको पीडीएफ और जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो भी सारी मिलेंगी। और अभी थोड़ा सा क्या है कि इस मंथ वीडियोस थोड़ी सी कम आ पाएंगी, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट मंथ हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से बढ़िया से कंप्लीट हो। इंग्लिश का तो मैं ऐसा करूँगा कि आपको बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर पेड बैच की तरह आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाए बिफोर द एंड ऑफ जनवरी, राइट। आपको इंग्लिश का प्रॉपर फॉर ऑल द एग्जाम्स, आइदर इट इज एफ कैट और सी डी एस और इट इज़ एन डी ए, ठीक है, इन सारे एग्जाम्स के लिए आपको पेड बैच की तरह प्रॉपर इंग्लिश का कोर्स मिलेगा। साथ में आपका जीएस के भी कुछ चीज़ें मिलेंगी। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको किन टॉपिक्स की नीड है पहले, है ना, वो आप मुझे बोल सकते हो। और किसी को अगर मैथ्स के लिए कुछ भी चाहिए, राइट, सो आई कैन डेफिनेटली प्रोवाइड यू दैट एज वेल। एंड एफ कैट के लिए सर्टेनली एफ कैट के एग्जाम से पहले हम रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, इंग्लिश इंग्लिश तो फॉर श्योर है, ठीक है, तो सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। बट मैं अगेन आपसे कहता हूँ, मैं झूठे वादे करने में बिलीव नहीं करता। सो इंग्लिश के लिए आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो इस चैनल पे। बाकी जीएस का मटेरियल जो मुझे लगता है जो कि कोई नहीं प्रोवाइड कराता कई बार, ठीक है, मैंने पहले भी देखा है, मैंने आपको बोला है कि जैसे कि लिए पीवाईक्यूज़ हो गए, ठीक है, अब पीवाईक्यूज़ बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पीवाईक्यूज़ अभी जैसे मान लिया अभी क्या हुआ है, ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ है, राइट। सो आई विल टेक पीवाईक्यूज़ फ्रॉम हेयर एज वेल, ठीक है, सीएपीएफ से भी उठाऊंगा मैं, सीएससी से भी उठाऊंगा, राइट। तो मेरा मानना है कि आपको हर जगह से कंटेंट मिले, राइट। सो ये था हमारा सेट नंबर 5। मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।